दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा यह 12वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आज मैं क्लास 7 के कुछ भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये प्रश्न बेहद बेहद उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। मैं उन विश्व भूगोल के प्रश्नों को हटा दिया हूं जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। आपके सिलेबस में भारत का भूगोल की चर्चा की गई है, इसलिए मैं क्लास 7 से विश्व के भूगोल के प्रश्नों को हटा दिया हूँ। ठीक है, मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इधर विगत 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कारण चारों ओर दुर्गा पूजा के अवसर पर जो लाउड स्पीकर की आवाज़ थी तो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी या धौलाधर श्रेणी? ठीक है, तो इसका एक का क्या होगा? काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख। एक का ए नंबर होगा, एक का ए। ठीक है, काराकोरम और जास्कर के बीच कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। और ये भी जान लीजिएगा, लद्दाख की जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। ये दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी है, राकापोसी। ठीक है, ये राकापोसी इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्रेंगी हिमानी कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी या पीर पंजाल श्रेणी? तो ग्रेंगी हिमानी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में। 2 का सी नंबर। ठीक है, ग्रेंगी हिमानी कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में। अगला क्वेश्चन। लद्दाख में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? लद्दाख में वार्षिक वर्षा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 3 का डी नंबर। लद्दाख में वार्षिक वर्षा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अभी हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लद्दाख है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन। लद्दाख का तापमान ग्रीष्म ऋतु में रात में कितना होता है? 0 डिग्री से नीचे, -20 डिग्री से नीचे, -30 डिग्री से नीचे, -50 डिग्री से नीचे? तो लद्दाख में तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में रात में कितना हो जाता है? -30 डिग्री से नीचे। 4 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर। सरपत या विलो और पोपलर वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सरपत को ही विलो कहा जाता है, याद रखिएगा, सरपत को ही विलो कहा जाता है। तो सरपत और पोपलर वृक्ष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, लद्दाख, गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ से बनाया जाता है? सरपत, पोपलर, विलो या ए और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों। सरपत और विलो दोनों एक ही नाम है। तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किससे बनाया जाता है? सरपत से या विलो से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन लद्दाख की पक्षी नहीं है? रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नॉकॉक या रेवन, होप? उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया लद्दाख की पक्षी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लद्दाख के पक्षी हैं, ये सब सारे क्या है? लद्दाख के पक्षी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि सारे लद्दाख के पक्षी हैं। रॉबिन भी लद्दाख के पक्षी हैं, रेड स्टॉर्ट भी लद्दाख के पक्षी हैं, तिब्बती स्नॉकॉक भी है, रेवन भी है और होप भी है। तो अगला क्वेश्चन, 8 नंबर। गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वो कितने डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है? 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का डी नंबर होगा, 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वो 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है उसका स्थानीय नाम क्या है? फुसु, सुसु, मासू या रायट?
इसका आंसर क्या होगा? सुसु। इसका आंसर होगा सुसु। गंगा ब्रह्मपुत्र में जो अंधी डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है सुसु। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र की जल में किस मछली की उपस्थिति जल की शुद्धता को प्रदर्शित करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र की जल में कौन सी ऐसी मछली है जो जल की शुद्धता को व्यक्त करती है? अंधी डॉल्फिन, रोहू, हिल्सा या कतला? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का ए नंबर, अंधी डॉल्फिन, जिसको सुसु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसु। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इनमें से कौन सा खरपतवार मछलियों का भजन या भजन नहीं होगा, यहाँ भोजन होगा। क्या होगा? भोजन, मछलियों का भोजन है। वालेनेरिया, हाइड्रिला, 2,4-D या ए और बी दोनों? इसमें कौन सा खरपतवार जो है मछलियों का भोजन है? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। वालेनेरिया और हाइड्रिला दोनों खरपतवार हैं और ये दोनों मछलियों का भोजन है। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा 2,4-D जो है वो खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है। क्लास 8 के एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वहाँ ये मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2017? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का ए नंबर होगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बौद्ध मठ लद्दाख में नहीं है? कौन बौद्ध मठ लद्दाख में नहीं है? हैमिस, थिक्से, लामा यारू या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि सारे ही बौद्ध मठ लद्दाख में हैं। ठीक है, हैमिस भी लद्दाख में है, थिक्से भी है, लामा यारू भी है और एक से भी है, याद रखिएगा से भी एक बौद्ध मठ है जो लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा क्या है? हिमाचल प्रदेश में है कि लद्दाख में है कि जम्मू कश्मीर या सिक्किम में है? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ए नंबर होगा। रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, 14 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, टंगलंग और लुनगा लाचा दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो टंगलंग और लुनगा लाचा दर्रा जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, 15 का बी नंबर होगा, 15 का बी नंबर लद्दाख में है। टंगलंग और लुनगा लाचा दर्रा लद्दाख में। सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं। अगला क्वेश्चन, लद्दाख को कब जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था? लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया था? 31 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019, 29 अक्टूबर 2019 या 31 अक्टूबर 2020? तो 16 का क्या होगा? ए नंबर होगा, 16 का ए नंबर। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 17 नंबर, 1979 तक 1979 तक लद्दाख में कितने यहाँ जिले होगा, कितने जिले शामिल थे? ठीक है, कितने जिले शामिल थे? 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला या 4 जिला? तो 1979 तक लद्दाख में मात्र 1 जिले थे, वो थे लेह। ठीक है, जो इसकी प्रशासनिक मुख्यालय भी था। ठीक है, लेह। ठीक है, और याद रखिएगा जून 1979 तक, ठीक है, जून 1979 को लद्दाख में 2 जिले कर दिए गए। एक पहला लेह तो था ही, दूसरा कारगिल बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? 2 जिला, 3 जिला, 5 जिला या 7 जिला? तो वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हो गए, क्योंकि अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो 18 का डी नंबर होगा। 2 पहले से थे और प्लस 5 तो बराबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 25 पीपीटी, 30 पीपीटी, 35 पीपीटी या 40 पीपीटी? ठीक है, मैं यहाँ पीपीटी क्या होता है? महासागरों की औसत लवणता को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है। ठीक है, इसका अर्थ होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, महासागरों की औसत लवणता के आगे 19 का सी नंबर। औसत लवणता 35 पीपीटी होता है। ठीक है, तो 19 का सी नंबर। 20 नंबर, महासागरों में लवणता को कैसे व्यक्त किया जाता है? ग्राम लवण प्रति 100 ग्राम जल, ग्राम लवण
प्रति 1000 ग्राम जल, पार्ट्स पर ट्रिलियन, या बी और सी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का डी नंबर होगा, 20 का डी। इसको ग्राम लवण जो है प्रति 1000 ग्राम जल में भी व्यक्त किया जाता है, और पार्ट्स पर ट्रिलियन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे औसत लवणता जो है 35 है, इसको जैसे परसेंटेज लिखते हैं उसी तरह यहाँ परसेंटेज में लिख के बाद एक और जीरो बिठाया दिया जाता है। ठीक है, ये इसको व्यक्त करने का, ये औसत लवणता को व्यक्त करने का ये सिंबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ग्राम लवण प्रति 1000 जल और पार्ट्स पर ट्रिलियन दोनों होगा। ठीक है, तो 20 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन 21, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? राजस्थान, लेह, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, उपरोक्त में सभी? तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह है। ठीक है, आपको मैंने पहला ही प्रश्न में पूछा था 10 सेंटीमीटर यहाँ वार्षिक वर्षा होती है, राजस्थान में तो लगभग 55 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा से ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो 21 का बी नंबर होगा। 22 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी भेड़ का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी भेड़ का नाम क्या है? तो क्या होगा? नयान, यूरियल, पश्मीना, मेरिनो। तो इसका आंसर होगा 22 का ए, नयान। विश्व की सबसे बड़ी भेड़ का नाम नयान है। ठीक है, ये तिब्बत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तिब्बत में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे छोटी भेड़ का नाम क्या है? नयान, यूरियल, पश्मीना या मेरिनो? तो 23 का बी नंबर होगा, यूरियल। विश्व की सबसे छोटी भेड़ का नाम यूरियल है, ये भी तिब्बत में पाया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी बॉक्स आइटम में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में एक व्यक्ति अपने पैरों को धूप में तथा शरीर के बाकी हिस्से को छाया में रखकर बैठता है तो किसका शिकार हो सकता है? उष्माघात का, तुषार उपघात का, ए बी दोनों, या मूत्र मार्ग में सूजन का? तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का सी नंबर होगा, 24 का सी नंबर। उष्माघात का भी शिकार हो सकता है और तुषारघात का भी शिकार हो सकता है। ठीक है, क्या कहता है? एक व्यक्ति यदि अपने पैर को धूप में रखता है और बाकी हिस्से को यदि छाया में रखता है तो वो दोनों का शिकार हो सकता है। ठीक है, उष्माघात का और तुषारघात का। कहाँ पर? लद्दाख में। तो 24 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, लद्दाख में थुक्पा और सांपा क्या है? ठीक है, नृत्य, भजन, भोजन या वेशभूषा? तो थुक्पा और सांपा क्या है? भोजन है। 25 का सी नंबर। थुक्पा और सांपा लद्दाख में एक भोजन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, लद्दाख का सुरना और दामन क्या है? भजन है, भोजन है, वेशभूषा या वाद्य यंत्र है? तो सुरना और दामन क्या है? वाद्य यंत्र है। 26 का डी नंबर। सुरना सहनाई को कहता है। सुरना क्या कहता है? सहनाई को। सुरमा जो है वो सहनाई को कहा जाता है। ठीक है, और दामन जो है उसको क्या कहा जाता है? वो ड्रम को कहा जाता है, ड्रम को। ठीक है, लद्दाख का। तो सुरना और दामन क्या? वाद्य यंत्र है। ठीक है, कल्चरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न ज़्यादा टारगेट होते हैं पूछे जाने के। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, आपके सिलेबस में खेल भी लिखा हुआ है तो ये पूछे जा सकते हैं। लद्दाख का मुख्य खेल क्या है? आइस हॉकी, पोलो, रिवर राफ्टिंग या रॉक क्लाइंब? तो लद्दाख का मुख्य खेल क्या है? आइस हॉकी। ठीक है, लद्दाख का मुख्य खेल आइस हॉकी है। 27 का ए नंबर। 28 नंबर, लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार कौन है? हेमिस तेसेचू, लोसर, सिंधु दर्शन महोत्सव या उपरोक्त में सभी? तो ये सब क्या होगा? उपरोक्त में सभी होगा। सभी ये यहाँ के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है? क्योंकि भूमिगत जल का स्तर निरंतर नीचे गिर रहा है, इसलिए ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। 2%, 0.009%, 0.68%, 0.019%। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जो परसेंटेज क्या मैं उसका पोस्ट डाल दूंगा। ठीक है, 2% होगा तो 2% याद क्या होगा? इसका आंसर भूमिगत जल का होगा। 29 का सी नंबर। भूमिगत जल की मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? 0.68% है। ठीक है, 2% जो है वो हिमानी का है। 2% कितना? हिमानी का है। ठीक है, और 0.009% जो है झीलों में अलवण जल, अलवण मतलब मीठा जल है। ठीक है, 0.009 जो है वो अलवण जल का है। और याद रखिएगा, स्थलीय समुद्र मतलब ऐसे समुद्र जो चारों ओर जमीन से घिरे हुए हैं, जैसे अरल सागर है उस टाइप के। ठीक है, तो
यहाँ भी लवण की मात्रा है 0.009%। दोनों याद रखिएगा, झीलों में भी और लवण जल जो है वो 0.009% है, और स्थलीय समुद्र जो नमकीन जल का है उसमें भी जल की मात्रा कितनी है, 0.009% है। ठीक है, और जो ये वाला है 0.0019%, ये वायुमंडल में है। ये क्या है, वायुमंडल में जल की मात्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हिमानी में हो गया। ठीक है, ये झीलों में बी नंबर जो है 0.009% जो है वो आपका झीलों में अलवणीय जल बोलिए, और स्थलीय समुद्र में भी यही मात्रा है। ठीक है, तो 29 का क्या होगा, भूमिगत जल का 0.68%। तो 29 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत जल वाष्प के रूप में, तो मैं अभी जस्ट चर्चा करूंगा, इसका आंसर क्या होगा, 2% होगा, या 0.009%, या 0.68%, या 0.0019%। तो आपको ये पता है 2% हिमानी के रूप में, बर्फ के रूप में है। ठीक है, 0.009% क्या था, ये आपका लवण जल है जो झीलों में पाया जाता है, और इतना ही मात्रा स्थलीय समुद्र में है। ठीक है, और 0.068% क्या है, वो भूमिगत जल के रूप में है। तो वाष्प के रूप में पूछा वायुमंडल, तो 3 का डी नंबर, 30 का डी नंबर होगा। 0.0019% वाष्प के रूप में है वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल नदी जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो ए क्या होगा, 0.0001%, बी नंबर 0.009%, 0.68%, या 0.0019%। तो ये तीनों तो होगा नहीं, मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका 31 का क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, 31 का ए नंबर होगा, 31 का ए नंबर होगा। ठीक है, नदी जल के रूप में यही मात्रा होगी। ठीक है, 31 का ए नंबर। अगला पॉइंट 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत स्वच्छ जल के रूप में है। ठीक है, स्वच्छ जल के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत स्वच्छ जल के रूप में, 2%, 2.5%, 2.7%, या 2.8%। तो 32 का सी नंबर होगा। ठीक है, 2.7% जो है स्वच्छ जल के रूप में है। अगला क्वेश्चन, तरंग सागर जल की सतह पर किस कारण उत्पन्न होती है। तरंग जो है, ठीक है, सागर जल की सतह पर किस कारण उत्पन्न होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पवन के घर्षण बल के कारण, या उपरोक्त में सभी। तो तरंग जो है वो पवन के घर्षण बल के कारण होती है। पवन जो है समुद्र के सतह पर जो बल लगाते हैं, उससे जो फ्रिक्शन पैदा होता है, उसके कारण तरंग पैदा होता है। ठीक है, क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 33 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा महासागर जल में किसके कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या पवन के घर्षण बल के कारण, या उपरोक्त में सभी। तो ज्वार भाटा जो है वो सूर्य और चंद्रमा के घर्षण बल के कारण है। उसमें भी सबसे ज़्यादा घर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो होगा वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ज्वार और भाटा क्या होता है, समुद्र के जल का तट की ओर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है, और पीछे हटना भाटा कहलाता है। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के ये जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। 35 नंबर, इनमें से कौन सा महासागरीय गति है, महासागरीय तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा, उपरोक्त में सभी। तो महासागरीय गति क्या होगा, तीनों होगा, उपरोक्त में सभी। महासागरीय तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। महासागरीय धारा ऐसी महासागरों की नदी की तरह धारा होती है जो सतत रूप से एक दिशा में बहती रहती है। ये भी 2 प्रकार की होती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, बृहद ज्वार कब उत्पन्न होता है, पूर्णिमा को, या अमावस्या को, या प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, या ए बी दोनों। तो बृहद ज्वार जो उत्पन्न होता है वो ए और बी दोनों होगा, पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होता है। ठीक है, बृहद ज्वार जो होता है वो पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होता है। बृहद ज्वार में कंडीशन क्या होती है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं। ठीक है, 36 का क्या होगा, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो लघु ज्वार जो है वो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को पैदा होता है। 37 का ए नंबर होगा। ठीक है, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अष्टमी को लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दीर्घ ज्वार से 20% कम होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, मेटेरियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या जियोलॉजी या सेस्मोलॉजी। तो मौसम के अध्ययन को कहा जाता है मेटेरियोलॉजी। ठीक है, 38 का ए नंबर होगा, 38 का ए नंबर। पवन की गति को किससे मापा जाता है? विंड वैन, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो पवन की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, विंड वैन से जो है पवन की दिशा का पता लगाया जाता है, बैरोमीटर जो है वो वायु के दाब को बताता है, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का बी नंबर, 40 नंबर। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 40 का ए नंबर, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। ठीक है, उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको ताप मंडल भी कहा जाता है, फिर बहिर्मंडल। 41 नंबर। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? ठीक है, ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। ठीक है, और 18 किलोमीटर जो है वो इक्वेटर पर है। कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है 18 किलोमीटर। और जब औसत वर्ड यूज करें कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तब 13 किलोमीटर होगा। विषुवत रेखा वर्ड यूज करें तो 18 किलोमीटर होगा। ध्रुव पर यूज करे तो 8 किलोमीटर होगा। और 1.5 जो है वो क्षोभ सीमा की मोटाई है, क्षोभ सीमा। ठीक है, ट्रोपोपाज, ये जो है समतापमंडल और क्षोभ मंडल के बीच की वो संक्रमण की स्थिति होती है। ठीक है, जहां दोनों का स्वभाव मिक्स होता है। तो क्षोभ सीमा की मोटाई 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। तो 41 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 42 नंबर। क्षोभ मंडल में हर कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है? 160 मीटर, 165 मीटर, 168 मीटर या 167 मीटर। तो क्षोभ मंडल पर हर कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री कम हो जाता है? 165 मीटर। इसी को कहा जाता है तापमान का सामान्य पतन दर। ठीक है, तापमान का सामान्य पतन दर इसी को कहा जाता है। ठीक है, हर एक 165 मीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल में जाइएगा तो 1 डिग्री घटते चला जाएगा। ठीक है, 42 का बी नंबर होगा। अगला 43 नंबर। क्षोभ मंडल में प्रति कितने हजार मीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर या 4000 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? 43 का ए नंबर होगा। 1000 मीटर पर क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर जाने पर कितना तापमान गिर जाता है? 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री की कमी हो जाती है। 43 का ए नंबर। 44 नंबर। वायुमंडल में परतें लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो वायुमंडल में परतें लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो 44 का सी नंबर होगा। ठीक है, 1600 किलोमीटर तक है। वायुमंडल की परतें कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक मिलती है? 1600 किलोमीटर। 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना क्या कहलाता है? अभी मैंने चर्चा किया था। ठीक है, तापमान, सामान्य ताप का ह्रास दर, तापमान प्रतिलोपन, आथपन या उपभू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना कहलाता है सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, और तापमान प्रतिलोपन क्या है? ये है आपका उल्टी स्थिति है। जब क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़िएगा तो तापमान गिरने के बजाय बढ़ने लगेगा। इसी को कहता है तापीय प्रतिलोपन, टेम्परेचर इन्वर्सन कहा जाता है। ठीक है, आथपन क्या है? सूरज की रोशनी के पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा पड़ती है उसको कहता है आथपन। ठीक है, उपभू जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो घटती बढ़ती रहती है उसी को उपभू या अपभू भी कहा जाता है। ठीक है, सब अगले क्वेश्चन में हैंडल करूंगा। 46 नंबर। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है क्या कहलाती है? आथपन, सूर्याताप, इंसोलेशन या उपरोक्त में सभी। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है क्या कहलाती है? उपरोक्त में सभी होगा। ठीक है, आथपन को ही सूर्याताप दूसरा नाम है और इसको अंग्रेजी में इंसोलेशन भी कहा जाता है। तो 46 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है? सिलिकेट, लोहा, मैग्नीज या जिंक।
भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है सिलिकेट, 47 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भूपटल का कितना प्रतिशत भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है? 90%, 80%, 95% या 98%? तो भूपटल का कितना प्रतिशत भाग 8 तत्वों से बना है? तो 98%, 48 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आने वाला उल्का पिंड किस परत में जल जाते हैं? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, ओजोन मंडल में या मध्य मंडल में? तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का डी नंबर होगा, 49 का डी नंबर, मध्य मंडल में। ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है वो मध्य मंडल में, ठीक है, जलकर खत्म हो जाते हैं। 49 का डी नंबर। 50 नंबर, सर्क और टर्न का निर्माण कौन करता है? नदी, पवन, हिमानी या समुद्र जल? ठीक है, सर्क और टर्न का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमानी। 50 का सी नंबर होगा, 50 का सी नंबर। ठीक है, सर्क और टर्न का निर्माण हिमानी करता है। ठीक है, अगला। तो दोस्तों, मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ लगा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।